तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि ये देखो अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एक बार पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन दी एग्रीकल्चर पॉलिसी इन द गवर्नमेंट, क्या लिखा है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डिस्कस दी गवर्नमेंट मेजर्स टू स्टेबलाइज दी एग्रीकल्चरल प्राइजेस। और इसी को अलग तरीके से राइट दी शॉर्ट नोट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्राइस स्ट्रैटेजी। तो अगर ये क्वेश्चंस आता है या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको बेसिकली आंसर्स कैसे लिखना है या एग्रीकल्चर प्राइस के हिसाब से मोस्टली हर साल पूछता है। तो आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन समझना है थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन समझने के लिए पहले आप सबसे पहला मैं तो बोलूंगा आप ये डायग्राम पहले देख लो, फिर हम लोग ये माइंड मैप देख लो। ये माइंड मैप आप देख लोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इंडिया में है उसमें अगर देखा जाए तो देयर आर 3 स्टेप्स जो है। अगर देखा जाए तो वैसे सिर्फ एक कमीशन है जो प्राइस डिसाइड करता है, बट अगर उसको कैटेगराइज करोगे तो पहले एक कमीशन है जो एग्रीकल्चर के लिए प्राइस क्या करता है, डिसाइड करता है। क्या बोला मैंने, एक कमीशन है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन बनाया है। उस कमीशन का काम क्या है, बेसिकली प्राइजेस बताना। कौन से प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के, जैसे गन्ना हो गया जिसको हम शुगर केन कहते हैं, फिर उसके बाद जूट का हो गया, कॉटन का हो गया, सीड्स वाले जो है पल्सेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, तो उनके प्राइजेस बताना। उस प्राइजेस को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए और मेजर करने के लिए एक कमीशन बनाया है, तो वो आपका फर्स्ट ए वाले कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि उसी तरीके से एक दूसरा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। मतलब ये वाला जो प्राइस होता है, तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट का रोल आता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक मिनिमम गारंटी जो है प्रोवाइड करता है फार्मर को, कि इससे कम रेट में जो है किधर मार्केट में बेचना और खरीदना जो है इलीगल माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया 10 रुपीज, तो हम 10 रुपए से नीचे कोई अगर खरीद रहा है या बेच रहा है तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस आ जाता है, जिसमें हमको जो राशन मिलता है ना 2 रुपए का रेट से, 1 रुपए के रेट से, ऑरेंज वाला जो राशन होता है 10 किलो 15 किलो मिलता है, तो वो भी इसमें ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोक्योर करता है मार्केट प्राइस पे, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इशू करता है, तो वो कम प्राइस पे करता है। तो वो ये किसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंदर। और उसके अलावा ये जो तीसरा पॉइंट दिया है, ये बेसिकली बहुत सारे अलग अलग जो है एजेंसीज बनाए गए हैं जिनका काम क्या है, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से मेजर करना। अगर ऐसा मैं बोलूँ कि कॉटन के लिए एक प्रॉपर एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, जिसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन के रिलेटेड जो भी प्राइजेस है वो क्या करना, उनको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। पल्सेस के लिए अलग से बात है, जूट शुगर केन के लिए अलग से है। तो जो कमोडिटीज हैं उसके हिसाब से, जैसे फूड के लिए फूड सप्लाई के लिए अलग से एक एजेंसी बना दिया है। ये किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। ठीक है ना, अब याद कैसे करना है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई। अगर मैं इंडिया के एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, तो पहला एक डिटर्मिनेशन आएगा प्राइस का, जो कमीशन करता है उसके लिए, इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइस के लिए कमीशन का क्या नाम है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, एक मिनिमम सपोर्ट बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट गारंटी देता है फार्मर को कि इससे कम प्राइस में बेचना खरीदना अलाउड नहीं है, स्टेचुटरी प्राइस, जहाँ पे फार्मर लोगों को गारंटी मिलता है। क्या गारंटी मिलता है कि भाई इससे सस्ता अपने को इतना प्राइस तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। समझा कि नहीं समझा। और ये एक एजेंसी है जहाँ पे एक दो एग्जांपल्स लिख के आप समझा सकते। ठीक है, जैसे लेदर की इंडस्ट्री हो, लेदर का हो गया या कोई और दूसरा हो गया, तो ये एजेंसी वो क्या करता है, पूरा प्राइस को मॉनिटर। समझा। ये क्वेश्चन जो है हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये ओवरव्यू था क्वेश्चन का। अब आप लोग जो है इंट्रोडक्शन से, हम लोग इंट्रोडक्शन से करते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको एग्रीकल्चर प्राइस का? देयर आर 3। पहला कौन सा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस। ये तीनों प्राइस है। डिटर्मिनेशन प्राइस में कमीशन है जो प्राइस को डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करता है, वी विल गो थ्रू इन द लेक्चर। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है जिसके अंदर जो है, एक मिनट, हाँ वॉइस नहीं चालू किया था मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा है ये माइक है, कम से कम बचा लिया। हाँ, तो
हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में क्या होता है, गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस जो है, स्टेचुटरी प्राइस, एक गवर्नमेंट गारंटी देता है फार्मर को कि भाई इतना प्राइस तुमको मिलेगा जो तुम माल बेच रहा है, जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या था कि बहुत सारे एजेंसीज हैं जो प्राइस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं उनके सेक्टर के हिसाब से, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब का, जूट का, कॉटन का। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट को ऐसा जरूरत पड़ा कि हमको क्या चाहिए, जो है प्राइस पॉलिसी, हमको ऐसा कुछ सेटअप करना चाहिए। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है कमेटी बनाया, किसके चेयरमैनशिप में, प्रोफेसर झा, 1964-1965 में इन्होंने कमेटी जो है फॉर्म कर दिया। ठीक है, और इस कमेटी का एम क्या था, द झा कमेटी, इनका काम क्या था भाई, प्राइस पॉलिसी जो है रिकमेंड करना। और इन्होंने क्या किया, प्राइस पॉलिसी रिकमेंड भी किया एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का। ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि भाई हमको कोई प्राइस जो है सेटअप करने के लिए, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमको ऐसा कोई कमेटी फॉर्म करना चाहिए। और उसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है कमेटी सेटअप किया। उस कमेटी का नाम क्या था, झा कमेटी, 1964-65 में। और जो है इस कमेटी ने क्या किया, बहुत सारे प्राइस के रिकमेंडेशन भी दिए कमोडिटीज के, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज थे। आगे क्या हुआ, यही कमोडिटी का जो झा ये कमेटी था, इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, नाम चेंज किया गया। देखो, द कमेटी फर्दर रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। फिर ये कमेटी ने क्या बोला कि हमें क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप करेंगे। और इसका नाम जो है करंटली अगर आप देखोगे CACP है। CACP का फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल और फिर कॉस्ट एंड प्राइस, ये ध्यान रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो जो प्राइस का जो हमने अभी यहाँ पे ए वाले में पढ़ा था, ये वाला जो पढ़ा है, कौन सा सर, ये वाला। अब इसके अंदर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, बताओ कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइस, CACP। ये क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है। क्या समझा, एग्रीकल्चरल का प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, CACP। CACP बोलेगा तो C फॉर कमीशन, A फॉर एग्रीकल्चरल और C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। तो यहाँ पे जो है प्राइस का डिटर्मिनेशन ये कमीशन करता है। समझा कि नहीं समझा, डू यू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब जो है ये कमीशन, द कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन एंड अनाउंस। ये कमीशन का काम क्या है, डिटरमाइन करना, मतलब बेसिकली प्राइस को जो है निकालना, फाइंड करना और अनाउंस करना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एवरी ईयर्स, हर साल जो है इसका काम है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस भी क्या किया जाए, डिसाइड किया जाए, बेस्ड ऑन कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो, अगर कम हुआ है तो उसके हिसाब से प्राइस क्या करो, एक एक्सपेक्टेड सेल करो, ताकि जब किसान भाई मार्केट में जाके सेल करे तो उसको एक अप्रोप्रिएट प्राइस मिल सके। समझा कि नहीं समझा यहाँ तक का। तो बाकी जो है इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद डायरेक्ट क्या स्टार्ट करोगे, माइंड मैप। प्राइस पॉलिसी आया ना एग्रीकल्चरल का, तो सबसे पहला पूरा माइंड मैप बना देना। अब उसके बाद जो आपको ठीक लगेगा एक्सप्लेन कर देना, बस ये पहला वाला एक्सप्लेन करना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ CACP का, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को, समझ में आएगी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक है। अभी मैं बाद में टाइम दे दूंगा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग पहला वाला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस। अब ये एप्रोप्रिएट प्राइस कौन डिसाइड करता है, CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये डिटरमाइन करता है। लेकिन जब प्राइस ये डिटरमाइन करता है तो क्या ये ऐसे अपने मनमानी से कर देता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं। अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हम अगर कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट का प्राइस बोलते हैं, प्राइस बताते 10 रुपये 20 रुपये, तो वो हम ऐसे ही डिसाइड करते नहीं। हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारा जो कॉस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी उसको बनाने के लिए, प्लस वर्कर का, लाइट का, सारे खर्चे मिला के फिर उसमें मार्जिन ऐड करके हम लोग बताते हैं। उसी तरीके से CACP का भी काम है, क्या करना, सारे फैक्टर्स को स्टडी करना। क्या करना, सारे फैक्टर जितने भी उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक किसान जो है अगर गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, उसकी खुद की मेहनत के लिए जो उसको मिलना चाहिए, वो सारे प्राइस ऐड करता है। फिर क्या करता है गवर्नमेंट जो है, ये कमीशन क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। देखिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, हाईलाइट कर दे ताकि समझ में आए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस
while determining, जब भी डिटरमाइन किया जाता है appropriate price expected to consider following factors। अब जैसे देखो फैक्टर्स यहाँ पे दिया है, आपको इतना समझ में ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कितने लोगों को पता है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ऐसे फार्मर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना भाई गुड्स, तो भाई उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको लग रहे हैं उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स को तो काउंट करना पड़ेगा कि नहीं काउंट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। वही दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन दी इनपुट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, रिस्क फैक्टर्स, इफेक्ट्स ऑन द जनरल प्राइस लेवल। ये इंडस्ट्रियल इफेक्ट, जनरल प्राइस लेवल मतलब ओवरऑल गुड्स का जो प्राइस होता है ना, एक एवरेज प्राइस होता है सारे गुड्स वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसका बता रहा है। इंडस्ट्रियल का कॉस्ट कितना है, इफेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है मार्केट में, मतलब ये सारे फैक्टर को कंसीडर करता है। तो क्या एग्जाम में आपको सारे लिखने की जरूरत है? देखो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो याद है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी प्राइस डिसाइड किया जाता है तो सारे फैक्टर्स का कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आपको याद है आगे इससे ईटीसी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी, मैं भी खुद पेपर अभी चेक करने का मैसेज आ गया मुझे, ये एटी का पेपर हुआ ना अभी, आ गया मुझे मैसेज कि पेपर चेक करो, तो ठीक है वो चेक करते, तो ऐसा हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते कि भाई पूरा लिखा, लेकिन लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये याद रखो कि ऐसा है इसके अंदर फैक्टर। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? आगे बढ़े हम लोग। तो ये जो है, अच्छा है टर्न करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया इसके अंदर सीए सीपी के अंदर क्या लिखना है। तो ये सीए सीपी जो है कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का, जो क्या करता है कॉस्ट को एनालाइज करता है, ठीक है, सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है, फिर क्या करता है एक एप्रोप्रिएट प्राइस, मतलब एक ऐसा प्राइस जो है क्या हो, एक सूटेबल हो मार्केट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, कम भी ना हो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक सूटेबल प्राइस जहाँ पे फार्मर को ऐसा नहीं होना चाहिए भाई नुकसान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नुकसान हो जाए उसका। क्या समझा? समझा कि नहीं समझा? अच्छा इसके आगे और भी कुछ तो गलत हुआ है इसमें। हाँ दूसरा वाला ये देखो, एक छोटा सा इधर ही आ गया है, दिख रहा है आपको? क्या लिखा है बी वाला पॉइंट, अनाउंसमेंट ऑफ, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को अनाउंस करते हो हर साल, गवर्नमेंट हर साल क्या करता है, जब अनाउंस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस अनाउंस करता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको बस ध्यान रखना है ये चार चीजें ही बोलना है। पहला कौन सा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब गवर्नमेंट गारंटी देता है फार्मर को, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का सही प्राइस मिलेगा, ठीक है, ताकि किसान भाई को नुकसान नहीं हो। ठीक है, ये स्टेचुटरी प्राइस है, मतलब ये एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे गवर्नमेंट क्या बोलता है इसके कम प्राइस में बेचना, ऐसा कुछ, ऐसे जैसे गन्ने हो गया, ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर का जिसको उसके कम प्राइस में बेचना और खरीदना क्या होता है, इलीगल माना जाता है। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही प्राइस पे तुमको क्या करना, मार्केट में खरीदना है, बेचना है। और उसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, अनाज किसान भाई से खरीदता है मार्केट प्राइस पे। और उसके बाद जो है इशू प्राइस, गवर्नमेंट क्या करता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन वाला है, उसके थ्रू क्या करता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस से कम प्राइस में बेचता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे खरीदा कितने रुपीस का, 10 रुपीस के भाव से, बेच कितने का रहा है, 2 रुपए के रेट से। तो हमेशा प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है, और इशू प्राइस क्या होता है, कम होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये है। अभी इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं ताकि अपने को और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। ये इसको कैसे यूज किया जाता है देखो, हाइट के हिसाब से मैंने नीचे लाया इसको। क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट अनाउंस 3 टाइप्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। 3 टाइप का, वैसे देखा जाए तो 4 ही टाइप है। 3 टाइप कौन कौन सा है? पहला कौन सा है, एमएसपी है, फिर कौन सा है, स्टेचुटरी प्राइस है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस, और एक फिर लास्ट में इशू प्राइस है। ये 4 है, ठीक है। इस टाइप के प्राइस क्या करता है गवर्नमेंट जो है इशू करता है, मतलब ये प्राइस डिसाइड करता है। पहला पॉइंट कौन सा देखो लिखा है, प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको क्या बोला, गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है? गवर्नमेंट गारंटी देता है। देखो यहाँ पे पढ़ लेते एक बार, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड ईच ईयर बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल
कॉस्ट एंड प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म मन में पड़ा था CACP। CACP क्या करता है, हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिसाइड करता है, टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ फैक्टर्स। ये भी जो CACP जब प्राइस डिसाइड करता है तो ऐसे ही नहीं डिसाइड कर देता है, वो ओवरऑल मार्केट में क्या इन्वायरमेंट है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या इनपुट का कॉस्ट चेंज कितना हुआ है, और इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है। मतलब इसके अंदर ये भी ऐड किया जाता है, पता है आपको, कि जैसे मान लीजिए मैं फार्मर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जगह पे अगर मैं किसी और को हायर करता उसको काम करने के लिए, तो उसका कितना लेबर वर्क होता है, मतलब लेबर कितना वैल्यू होता है लेबर का, वो भी इम्प्यूटेड लेबर वैल्यू भी क्या किया जाता है, इसके अंदर ऐड किया जाता है। मतलब सारे फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर मेरा खेत है, मैं अपने खेत में ही काम कर रहा हूँ, जब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना फैक्टर को काउंट करेगा, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अपने आप को वेजेस तो कुछ दे नहीं रहा हूँ ना। लेकिन जब गवर्नमेंट CACP जब क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है ना, तो वो देखता है कि इसमें कितने लेबर काम कर रहे थे, उनका कितना लेबर हो सकता है, वेजेस कितना होगा, वो भी वैल्यू क्या करना उसके अंदर ऐड कर देना, ताकि जो है एक सही प्राइस मिल सके किसान भाई को। ठीक है। ओके, मेंशन अबाउट द स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू द कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन लॉन्ग टर्म गारंटी। बोला था ना, क्या दिया जाता है, एक तरीके, ये वर्ड आपके एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए, गारंटी, लॉन्ग टर्म गारंटी देता है। किसको देता है? फार्मर को। इनेबल टू प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर है। ठीक है, टू परसीव हिज एफर्ट विद द एश्योरेंस, ये एक तरीके का एश्योरेंस है, भरोसा है, देता है गवर्नमेंट, क्या, कि जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट और प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, वुड नॉट अलाउ टू फॉल बिलो द लेवल ऑफ फिक्स्ड गवर्नमेंट। मतलब उससे कम प्राइस में बेचना और खरीदना क्या होगा, अलाउ नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, ये किसान को गारंटी मिलता है। तो क्या है, अगर मैं किसान है, मेरे को पता है भाई इसका इतना प्राइस मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, और ज्यादा मोटिवेट होकर क्या करूंगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, पक्का। तो आप अपने, जरूरी नहीं है सेम ऐसी एक्सप्लेनेशन करो, आप अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जब मैंने नोट्स बनाया था तो क्या किया था, मैंने बुक के हिसाब से ना पूरा ऐड कर दिया था, ताकि जो है बच्चे लोग को पढ़ाने में ईजी हो, मतलब, और सारी चीज़ें आ जाए। ऐसा कोई बोल सर ये शॉर्ट नोट है, चलेगा क्या, इसमें मार्क्स मिलेगा क्या, मेनी ऑफ द मार्क्स, सो आई इंक्लूड दैट। बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप खुद से 2 लाइन में भी एक्सप्लेन किया ना MSP, तो भी चल जाएगा। 2 कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, गारंटी और एश्योरेंस, और CACP, बाकी आप अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, इट्स द फ्लोर प्राइस एंड द गारंटीड इनकम टू द फार्मर 20 मेजर क्रॉप्स, मतलब कवर अंडर MSP। मेजर क्रॉप मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि फूड ग्रेन, जैसे वीट हो गया, या गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, या ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, उन सबके प्राइस जो है MSP में डिसाइड किया जाता है, कि फार्मर को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम हो। तो ये भी एक कीवर्ड याद रखिएगा, गारंटीड इनकम टू दी फार्मर्स। ठीक है, और 24 मेजर, ऐसे भी नहीं, बहुत सारी कमोडिटीज है, लेकिन 24 ऐसे कमोडिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे C2 और C3 को क्या किया था, प्लस किया जाता है। ये जो C3 है ना, ये 10%, जो भी फैक्टर आता है ना, उसका 10% एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है। ठीक है, और C2 में हमने पढ़ा था ना, बिकॉज CACP का सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना, वही है इसके अंदर। देखो C2 क्या है, कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश एंड काइंड इनकर्ड इन दी प्रोडक्शन बाय दी एक्चुअल ओनर। अब जैसे मान लीजिए मैं खुद फार्मर, में को जितने भी कॉस्ट लग रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो सब ऐड करना, प्लस रेंट भी। ठीक है, फॉर लीज ऑफ लैंड, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ये पॉइंट अभी समझा क्या बोला था मैंने, अगर मेरे खेत में मेरा 4 फैमिली मेंबर भी काम कर रहा है, लेकिन उनको तो मैं कोई सैलरी नहीं दे रहा हूं ना, तो भी यहाँ पे जब कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर वो कोई बाहर का लेबर होता तो पर डे का 300 लेता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर में ऐड कर देंगे। समझा कि नहीं समझा? समझा सर आपको? पक्का? अभी जैसे मान लीजिए मेरा जो है ये जमीन है, ठीक है, इसमें मेरा 1 2 3 लोग 4 लोग इधर में काम कर रहा है इस पर्टिकुलर लैंड में, ठीक है ना, तो मेरा घर वाला है ना, तो मैं सैलरी दे रहा हूँ उनको, नहीं दे रहा हूँ ना सैलरी, आई एम नॉट पेइंग एनी वेजेस, कोई वेजेस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर ये लोग काम नहीं करें, किधर बाहर से मेरे को बुलाना पड़े काम करने के लिए, तो उनको तो पे करना पड़ेगा ना, तो जब मैं उनको पे करूंगा तो ऐड करूंगा नहीं ऐड करूंगा। तो अगर मान लीजिए अगर वो बाहर से बुला नहीं रहा हूं मैं उनको, अपने फैमिली मेंबर को ही काम कर रहे हैं, तो उसके जगह पे
वो लोग जब काम कर रहे हैं तो उसकी तो वेजेस मुझे ऐड होना चाहिए, नहीं ऐड होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, imputed value of family labor plus the interest on the values of owned capital assets, rent, ठीक है, rent valued owned by the land and net land revenue, टोटल ये सारे कैलकुलेट करना। फिर C3 क्या है, जो C2 का है उसके अंदर क्या करना, 10% एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ओके, तो यहाँ पे C3 के अंदर जैसे मैंने बताया 10% जो है, जो C2 का वैल्यू आएगा क्या किया जाएगा, कॉस्ट का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या हो, एक फार्मर को सही प्राइस जो है मिल सके। समझा कि नहीं समझा? तो आप अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गारंटी देता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, CA CP एवरी ईयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये डिसाइड करता है एवरी ईयर्स, और इसमें गारंटी देता है कि भाई एश्योरेंस देता है कि उससे कम प्राइस में मतलब बेचना खरीदना क्या है, अलाउड, इलीगल माना जाएगा। और ये एक तरीके का गारंटेड इनकम है फार्मर को, ठीक है। MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, C2 प्लस C3। C2 में क्या आता है, सारे कॉस्ट आ जाते हैं, और C3 क्या होता है, उस C2 का कॉस्ट का 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब आया स्टेचुटरी प्राइस। जो स्टेचुटरी प्राइस भी जो है ये गवर्नमेंट प्राइस सेट करता है, ठीक है। स्टेचुटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट सेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ द शुगर केन नो फैक्ट्री कैन पे अ प्राइस लोअर देन दी स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइस सेट किया है कि भाई कितना रुपीस, अगर मान लीजिए 80 रुपीज प्राइस सेट किया है गवर्नमेंट ने, तो ये 80 रुपीज के प्राइस में कोई खरीद रहा, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC कंपनी, वो खरीद रहा है 70 रुपए में और बेच भी रहा है, तो दोनों के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको फाइन भी लगाएगा और अलाउड नहीं है, इलीगल माना जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए जो APMC मार्केट होता है वहां पे प्राइस जो होती है फिक्स होती है, तो जो सेलर लोग आते हैं ना, फार्मर लोग, तो बरोबर प्राइस में बेचते हैं। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये स्टेचुटरी प्राइस बस इतना याद रखना कि इट इज मतलब ये प्राइस जो है गवर्नमेंट बताता है, इसके कम ये प्राइस पे बेचना कम मतलब लोअर देन दी स्टेचुटरी प्राइस पे सेल करना और बाय करना क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्राइस सेट करता है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? उसके बाद देखो कौन सा प्राइस है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बाय करता है, क्या करता है, बाय करता है। किससे बाय करता है, फार्मर से। कौन से प्राइस पे, हायर प्राइस पे, हायर प्राइस पे बाय करता है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए गांव में देखिए, अगर गांव में रहेंगे तो छोटे छोटे जो जिनके पास क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उनसे कम प्राइस, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे खरीद लेता है, और वो अनाज को धीरे धीरे सब जगह से जमा करके अपना बड़ा वेयर हाउस में लाता है। फिर जितना भी इंडिया में PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके थ्रू क्या करता है, पहुंचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योर मतलब बाय करता है ग्रेन्स फ्रॉम दी प्रोड्यूसर, मतलब फार्मर से खरीदता है। यूजुअली द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज लोअर देन दी ओपन मार्केट प्राइस बट हायर देन दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा होता है, बट अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो उससे थोड़ा कम प्राइस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी वजह से उसी के जैसा इशू प्राइस है। इशू प्राइस में क्या करता है, इसमें PDS सिस्टम आ जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे क्या करता है, गवर्नमेंट कम प्राइस में क्या करता है, सप्लाई करता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इशू प्राइस एट विच गवर्नमेंट सप्लाइज द फूड ग्रेन एट राशन शॉप, दे आर लोअर देन दी प्रोक्योरमेंट प्राइस। जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था उससे क्या है, यहाँ पे लोअर प्राइस में सप्लाई करता है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? पक्का सबको समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। हाँ, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज हैं जो क्या करते हैं, प्राइस को मॉनिटर करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए अभी ये नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फोरकास्ट करता है कितना प्रोडक्शन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टास्क ऑफ डिफरेंट एजेंसी, यहाँ से बहुत सारे एजेंसीज का नाम दिया, जैसे IFCI या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, फूड का सप्लाई का पूरा सिस्टम संभालता है। कॉटन का है, कॉटन वाला संभालता है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखो कोई भी एक दो एग्जाम्पल देखे, जैसे जो यहाँ पे बफर स्टॉक वाला है, फिर उसके बाद जैसे वेयर हाउसिंग का सिस्टम है,
रेगुलेटेड मार्केट है, क्रेडिट फैसिलिटी है, ये भी सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे ऊपर वाला ये सबसे मेन है, यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो। इसके अंदर अगर नहीं भी ऐड किया ना, जैसे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक लिख के या कॉटन का इंडस्ट्री लिख के, कॉटन का एजेंसी लिख के, या फिर पल्सेस के लिए है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में लिख के आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है सेम टू सेम एक्सप्लेन करना। समझा कि नहीं समझा? नोट्स वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था आंसर, कौन सा आंसर था? एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। देखो ये वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल पे जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 2 कंप्लीटेड।